हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे खाटू श्याम ऑनलाइन क्लासेज वाले परिवार में। मैं कुमार धर्मवीर आप लोगों के बीच एक बड़ी क्लास के साथ मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला इकोनॉमिक्स। अगर आप लोग मेरे साथ दिए तो आपको ये क्लास बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे और इससे जो आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं और सारे सवाल आपके एग्जाम में बनने वाला है। तो ये कुमार धर्मवीर भैया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला और सारे टॉपिक से एग्जाम में लड़ाने वाला है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सारे चीज़ों को हम लोग बढ़िया तरीके से ध्यान तरीके से समझेंगे और एक एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए खतरनाक होगा और पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाला ये क्लास है। तो आइए हम लोग क्या सब पढ़ेंगे इस क्लास में, हम लोग पहले समझते। देखिए ये क्लास 10th का है, इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उनके विकास। उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी पर आधारित है। बाबू किसके पर आधारित है? एनसीईआरटी पर ये आधारित है और एनसीईआरटी को देखकर हमने सारे क्वेश्चन को लेकर आए हैं और सारे को बेहतरीन तरीके से बताएंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा टॉपिक खत्म होने के बाद और हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास का स्टार्ट करने से पहले मेरी एक मोटिवेशन लाइन रहता है जो आपके दिल के अंदर तक प्रवेश करने वाला ये मोटिवेशन लाइन है। तो आइए मोटिवेशन लाइन को शुरू करते हैं कि क्या कह रहा है मोटिवेशन लाइन। देखिए बाबू मोटिवेशन लाइन है, कहता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है क्या, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। अगर आप एक बेहतरीन स्टूडेंट है और आप एक युवा लड़का है तो आप अपने जिंदगी के नाक में दम कर दो कि कैसे नहीं हम बोर्ड में टॉप कर सकते हैं और उस टॉपर के लिस्ट में कैसे मेरा नाम नहीं आ सकता है। आप तबाह कर दे जिंदगी को, पढ़ने में लगाने में पूरी मेहनत जोर तरीके से करें और आप अपने सपनों को भी पूरा करें और अपने माता पिता के भी सपनों को पूरा करें। तो तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो आइए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे टॉपिक्स को हम बढ़िया तरीके से समझेंगे। हम पहले अर्थव्यवस्था के बेसिक कुछ पॉइंट समझेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर जाएंगे और बेहतरीन ये क्लास होगा। यकीन मानिए अगर आप 55 से 60 मिनट मेरे साथ बिताएं तो आप इकोनॉमिक्स में एक अच्छे चीज सीख जाएंगे और आपके पेपर भी अगर क्लास 10th वाले पेपर में आ गया तो आप उसे बना लेंगे। समझ गए बाबू? तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं। सवाल है अर्थव्यवस्था क्या है। देखिए बुआ अर्थव्यवस्था, देखो हम एक यहां पर आपको समझाना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है। अर्थव्यवस्था समझना है कि अर्थव्यवस्था शब्द आया कहां से। देखो अर्थव्यवस्था, देखो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स। देखना ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से बाबू? अर्थव्यवस्था, बढ़िया से उच्चारण करेंगे तो अर्थ अलग हो जाएगा और व्यवस्था अलग हो जाएगा। अर्थव्यवस्था तो अर्थ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अलग हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका अर्थ और इधर हो जाएगा व्यवस्था। क्या हो जाएगा? व्यवस्था। अब बोलेंगे भैया कि अर्थ और व्यवस्था का ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। देखना अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का जो होता है, इसका अर्थ मतलब अर्थ और का क्या इसका मतलब हो रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। अर्थ के मतलब होता है धन या फिर बोल सकते पैसा, धन या पैसा। और व्यवस्था के मतलब होता है किसी भी चीज को प्रबंधन करना, इकट्ठा करना। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को प्रबंधन करना या इकट्ठा करना, किसी भी चीज का प्रबंधन करना या इकट्ठा करना। तो अर्थव्यवस्था के यहाँ से एक डिफिनेशन, छोटा सा शॉर्ट टर्म का डिफिनेशन निकल के आता है कि धन की व्यवस्था करना ही क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले कौन वैज्ञानिक थे, कौन ऐसे व्यक्ति जो थे जो अर्थव्यवस्था शब्द दिए थे, तो आपको याद रखना है कि अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले एडम स्मिथ थे। कौन थे? अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले कौन थे?
एडम स्मिथ थे। याद रखना एग्जाम के लिए एडम स्मिथ थे। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि अर्थव्यवस्था शब्द किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। अब देखते हैं कि क्या मेरा जो हम लिख के लेकर आए वो क्या कर रहा है। हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे और उसको हम बढ़िया तरीके से देखेंगे और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बशर्ते आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं और पीडीएफ आप पा सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखो यहां पर हम लोग समझते हैं कि क्या मेरा कह रहा है। देखो अर्थव्यवस्था, यही है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था। अर्थ मतलब ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक अर्थ और दूसरा व्यवस्था। अर्थ का भी अर्थ बोले कि धन या तो पैसा, और व्यवस्था के क्या? प्रबंधन या संगठन या इकट्ठा करना। अर्थव्यवस्था का अर्थ है धन या संसाधनों का व्यवस्था करना। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? धन या संसाधनों का व्यवस्था करना ही क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले कौन थे? तो अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले कौन थे बाबू? एडम स्मिथ थे। अभी जस्ट बात किए थे, एडम स्मिथ जो थे अर्थव्यवस्था शब्द देने वाले थे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया। देखो यहां ये भूगोल नहीं कीजिएगा, ये अर्थव्यवस्था कीजिएगा। क्या कीजिएगा? ये आप लोग अर्थव्यवस्था कीजिएगा। चलिए आइए हम लोग समझते हैं, ये अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। इसका परिभाषा क्या है बाबू? अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। किसका है? अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। किसका है परिभाषा? तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। अर्थव्यवस्था, ये अर्थव्यवस्था का परिभाषा है। कहते हैं किसी भी, ध्यान से समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या करा। कहते हैं किसी भी देश या क्षेत्र, किसी भी देश या क्षेत्र उत्पादन वितरण विनियम, उत्पादन वितरण विनियम और उपभोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समुचित उपभोग की प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी देश की वितरण विनियम प्रणाली और उसके समुचित ढांचा को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी देश, चाहे भारत देश हो चाहे अमेरिका देश हो, तो उसके कुल जो वितरण कितना उसमें आ रहा है, कितना जा रहा है, किसी भी देश की समुचित उत्पादन वितरण और विनिमय के उपभोग की प्रक्रिया को, खर्चा को, उत्पादन को, ये सब को हम क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो अर्थव्यवस्था का ये डिफिनेशन चलाया, ये छोटा सा अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन था। अब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किए हैं। देखो पहला है, अलग कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किए हैं। पहला है आपका आर्थर लेविस। आर्थर लेविस, उन्होंने कहा किसी भी राष्ट्र का अर्थव्यवस्था का संपूर्ण व्यवहार होता है। किसी भी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का उसका क्या होता है? संपूर्ण व्यवहार होता है। किसी भी देश के या राष्ट्र के अर्थव्यवस्था का उसका संपूर्ण व्यवहार होता है। यह मानवीय संसाधनों को संतुष्टि करने के लिए प्रयोग करते हैं, या मानवीय संसाधनों की संतुष्टि के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको आर्थर लेविस के डिफिनेशन समझ में आ गया है कि ये अर्थशास्त्री जो थे ये क्या कहे थे। तो किसी भी राष्ट्र या देश का अर्थव्यवस्था का संपूर्ण व्यवहार होता है। अगला है ब्राउन। ये क्या कहा था? ब्राउन कहा था कि ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका की अर्जन प्रणाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में यहां से बनेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका की अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका की अर्जन की प्रणाली है। कहने वाले कौन थे? तो ये थे कौन थे? तो ब्राउन जो थे अर्थव्यवस्था को आजीविका की प्रणाली कहने वाले थे। समझ में आया? तो अर्थव्यवस्था को आजीविका की प्रणाली कहने वाले कौन थे? कथन दे देगा 4 गो और आपसे पूछेगा कि कौन थे, तो आपको आंसर मारना है क्या? ब्राउन। कहते इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ द अर्निंग लाइवहुड। इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग ऑफ लाइवहुड, मतलब आजीविका जो है आपके जीवन यापन करना या कार्य करने को सिखाता है। अर्थव्यवस्था क्यों हमारे जीवन में अर्थव्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसके द्वारा चल पाते हैं, हम इसके द्वारा अपने जीवन को चला पाते हैं। हम पैसा इसलिए कमाते ताकि हमारा पेट भर सके, हम किसी भी काम को इसलिए करते ताकि हमारा घर परिवार चल सके और उनसे हमारे घर परिवार की सुख से चैन से जिए और उन सुख चैन से जीकर अपने जिंदगी को काटे। अर्थव्यवस्था यही तो है। हमारे जितने भी आसपास में दिख रहे हैं, रोजगार देख रहे हैं मिल रहा है, कहीं पर बेरोजगारी मिल रहा है, कहीं पर
अलग अलग प्रकार की समस्याएं मिलेगा, कहीं पर उद्योग लग रहा है, ये सब सारा हमारा अर्थव्यवस्था है। सारे संपूर्ण को हम समझेंगे और इस चैप्टर में हम लोग बिहार के भी बारे में बात करने वाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने वाला है। तो आइए आगे हम लोग समझते हैं कि आगे हम लोग अब हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। ये था छोटा सा बेसिक। देखो अर्थ चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर अध्याय नंबर कौन सा है बाबू? तो अध्याय नंबर आपका फर्स्ट है। कौन सा है? अध्याय नंबर आपका फर्स्ट है, अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास का इतिहास। जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है उसका क्या इतिहास है, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो कहता है कि हमारा जो देश था वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। पहले की बात करते हैं तो हमारा जो देश था वो 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, और उसके बाद कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे इस भारत को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष किए, और उसके बाद संघर्ष करने के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आज़ादी मिलता है। उस वक्त जो था, उसके पहले जो था भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये गाना भी सुने होंगे, सोने की चिड़िया हीरे मोती, मेरे देश के हीरे मोती, सोने उगले जैसे हीरे मोती। ये हमारे भारत को पहले कहा जाता था। भारत एक सोने की चिड़िया था। यहाँ पर विदेश को लोग आकर रहते थे, यहाँ पर लोग अपने अपने बढ़िया से जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ देवताओं की भूमि कहा गया है। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेजों को जब गुलाम होता है तब सारे यहाँ से जो भी चीज़ें थी हमारे भारत देश में, उन सभी ने अंग्रेजों ने दोहन किया। अर्थव्यवस्था का मेरा क्या किया? दोहन किया। तो उस वक्त में सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर कई स्वतंत्रता सेनानी ने आज़ाद कराया और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी भी मिलता है। उस वक्त भारत की इतना कंडीशन खराब था कि लोग वहाँ भारत देश में बढ़िया से रोजगार नहीं मिल पाता था, रोजगार नहीं मिल पा रहा था, लोग बढ़िया से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भारत आज़ादी मिलने के बाद हमारे पास कोई विदेशी स्रोत नहीं था, कोई हमारे पास अलग प्रकार की स्रोतें नहीं थी जिससे हमारे देश के लोगों को रोजगार मिले, जिसके कारण लोग बड़ी मात्रा में समस्याओं से जूझ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर कहा जाता है कि हमारा भारत देश 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था। जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आज़ादी मिली, उस वक्त सोने का भारत का चिड़िया कहा जाता। इसके पहले भारत देश की अर्थव्यवस्था ने अंग्रेजों ने अत्यधिक दोहन किया। अंग्रेजों ने अत्यधिक दोहन या शोषण किया। अभी बात कहें, ये कथन है जो बोले थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से बोला जाता है कि बिना बिहार के विकास भारत के विकास संभव नहीं था। बिहार की जनसंख्या भी देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। बिहार को पहले बोले जाते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं अगर भारत का विकास करना है तो पहले बिहार का विकास करना पड़ेगा, तब जाकर भारत के क्या होगा? विकास होगा। तो यहीं पर ये शब्द बोलने वाले कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है। मिसाइल ऑफ द मैन, मिसाइल ऑफ द मैन, मिसाइल ऑफ द मैन कहा जाता है। ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। क्या? ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। तो ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे, राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे, पद पर रहे थे। तो ये भी याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में 2 पॉइंट कि किन्हें मिसाइल मैन ऑफ द कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इन्होंने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, उस नीति का नाम है फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने एक नीति अपनाई थी, उसका नाम है फूट डालो और क्या करो? राज करो। इन्होंने अपनी नीति अपनाई थी, फूट डालो और क्या करो? शासन करो या राज करो। किसने अपनाई थी? सवाल आपसे यही पूछेगा कि फुट डालो और राज करो का शासन किसने अपनाया था? किसने अपनाया था? अंग्रेजों ने। और उस अंग्रेज का नाम क्या था? लॉर्ड मिंटो जो था, उस अंग्रेज का नाम था, क्या नाम था बाबू? लॉर्ड मिंटो जो था, उन्होंने फुट डालो और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में गया, वहां अपना कंपनी डाला, अपना वहां व्यवस्था स्थापित किया और वहां पर उस स्थान पर अपना राज्य शासन चलाने लगा। मतलब इसी को हम लोग कहते हैं फुट डालो और शासन करो या राज्य करो। कहने वाले कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। और ये किसकी नीति थी? तो अंग्रेजों की ये नीति थी।
यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं। आगे है अर्थव्यवस्था के संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार या स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी मतलब इसके कितने संरचना है, तो 3 इनके संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा VVI। यहाँ से हम सवाल 100% कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 100% गारंटी देते हैं कि सवाल यहाँ से आएगा। अर्थव्यवस्था के 3 संरचना है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। देखो ये प्राइमरी सेक्टर क्या है, द्वितीय क्रिया क्या है और तृतीय क्रिया मतलब प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है, तीनों को संपूर्ण हम जानकारी समझते हैं। हाँ, अगर आज हम बता दिए इन तीनों को, आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो जल्दी से मेरे लिए एक कमेंट में लाल सा दिल भेज दें। कौन सा दिल? लाल सा दिल भेज दें, क्योंकि ये बेचारा भैया आपके प्यार में क्या है, पागल है, बच्चों को प्यार में पागल है। तो जल्दी से एक छोटा सा गिफ्ट हमारे लिए भेज दे, लाल सा दिल कमेंट बॉक्स में, ताकि मेरा भी दिल गदगद हो जाए कि मेरे बच्चों ने इतना मुझ पर प्यार दिया है, कितना प्यार दिया है कि हम कह नहीं सकते हैं कि इन्होंने कितना प्यार दिया है। तो क्या कहा है, इसमें 3 क्षेत्र है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और दूसरा है द्वितीय क्षेत्र, तीसरा है तृतीय क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। देखो प्राथमिक क्रिया क्या है, देखो इसको हम लोग समझते हैं। तो देखो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो कृषि हो, जो प्राकृतिक रूप से मिला हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमें प्राकृतिक रूप से मिला हो या कृषि हो, तो जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त वस्तु या किसी भी प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त हुआ है हमें वस्तु, वो क्या होगा, हमारा प्राथमिक क्षेत्र होगा। जैसे में कृषि हम लोग क्या करते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र। ये आप बताइए कि कृषि जब करते हैं तो हाँ आपको जो पानी मिला है वो क्या नेचुरल रूप से आया है। कृषि करने में हमें संसाधनों की जरूरत होती है, बीज की जरूरत होती है, पहले से थे तब आज हमारा कृषि हो पा रहा है। कृषि आ जाएगा मछली पालन, पशुपालन, ETC बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, आगे देख लें। द्वितीय क्षेत्र, इसी क्षेत्र को जैसे में कृषि में हम लोग गेहूं किए, और गेहूं के बाद हम लोग चावल भी उगाते हैं, कृषि में मटर भी उगाते हैं, कृषि में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं। तो यही जो मान लो कि हम कृषि किए, यहाँ पर एक छोटा सा कृषि करके हमने मान लो कि गेहूं उगाया। क्या उगाया बाबू, हमने गेहूं उगाया, और गेहूं को वो लगा, हमने गेहूं तो उगा लिए, तो डायरेक्ट गेहूं तो खा नहीं सकते, खा सकते नहीं, इसको आटा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, आटा बनाना पड़ेगा। तो गेहूं को हमने आटा बनाया, क्या बनाया, आटा बनाया, और आटा से हमने क्या बनाया बाबू, ब्रेड बनाया। और ब्रेड से हमने क्या बनाया बाबू, हमने क्या बनाया ब्रेड से, तो उसको क्या बोला, सैंडविच बनाया। क्या बनाया, सैंडविच बनाया। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, सैंडविच बनाया। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गेहूं से आटा बनाए तो यहाँ पर हमने उद्योग लगाया। क्या लगाया, उद्योग लगाया, छोटा सा उद्योग हो या बड़ा सा उद्योग हो, उद्योग लगाया। फिर अब हमने इसको ब्रेड लगाया, तो फिर हमने उद्योग लगाया, छोटा सा उद्योग लगाया ब्रेड बनाने के लिए, और उसके बाद हमने सैंडविच अपने हाथों से बना लिए। तो मतलब इसका ये हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसके काम करने के लिए जो आएगा, जैसे मान लो प्राइमरी सेक्टर में अगर लोहा ले लेते कि मतलब वो आता है प्राकृतिक रूप से, तो लोहा से हम लोग स्टील बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग उद्योग चाहिए। तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लो, सॉरी क्या लिख दिया हमको पता नहीं चल रहा है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, चीनी मिल ले लो, चीनी मिल, बिजली, जो भी लेना है आगे एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक, थर्ड क्या है, सेवा, जो इसका सेवा पहुंचा। जैसे मैंने मान लो ब्रेड बनाया, सैंडविच बनाया, अब हमने घर में बैठे हैं और घर में बैठे हुए हैं, और हमको क्या चाहिए, हमको सैंडविच चाहिए घर में बैठे बैठे, और चाहे पिज़्ज़ा हमको चाहिए घर में बैठे बैठे, तो उसको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। लगाएगा फ़ोन, टिपेगा,
ऑनलाइन किया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जियो, जो डोमेन से पिज्जा उजा मंगाना ऑनलाइन किया, बेचारा तुरते लेकर आएगा, वो गाड़ी से आए चाहे पैदल आए तुरते आपको पहुंचाएगा। और वो जो पहुंचा रहा है वो आपको क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। बैठे बैठे आप क्या मंगा लिए, पिज्जा मंगा लिए, बर्गर मंगा लिए, चीनी मंगा लिए, कहीं से भी आप मंगा सकते हैं आप ऑनलाइन से। तो आपको जो सेवा दे रहा है वो क्या कहलाएगा, थर्ड सेक्टर कहलाएगा। जैसे परिवहन भी हमारा क्या है, थर्ड सेक्टर है। तो एग्जाम्पल में सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में याद रखेंगे, क्या एग्जाम्पल में याद रखेंगे बाबू, जैसे में रखेंगे परिवहन में रेलवे आ जाए, मोटर वाहन आ जाए, कार आ जाए, जो भी आ जाए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है और थर्ड सेक्टर क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब क्या कहता है हमारा पेज, उसको देख लेते हैं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कृषि हो गया बाबू, पशुपालन हो गया, वन हो गया, मछली पालन हो गया, जंगल से वस्तु प्राप्त करना, ये भी हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्टर का एग्जाम्पल है। तो आई होप प्राइमरी सेक्टर समझ में आ गया है। पीडीएफ मिल जाएगा, बशर्ते आपको हमने क्या बोला था, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे में इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे में उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, इसी विनिर्माण, एक एग्जाम्पल में और लिख लीजिए, विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका हो गया सेकेंडरी सेक्टर। तो आपको समझ में आ गया बाबू कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है। अगला देखो थर्ड सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र क्या, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। अभी जस्ट बताया एग्जाम्पल में, बैंक, परिवहन, व्यापार, अभी बात किए थे। इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। हमने अभी बात किया था कि तृतीयक क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा जाता, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से पहले लाइक करेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो कॉमेंट करेंगे, और कॉमेंट करने के साथ साथ वहाँ पर एक ब्लैक बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, तो वहाँ से आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी टीम द्वारा पूरी क्लास को बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है और आपके एग्जाम के खोपड़े में छेद करने के लिए निर्णायक भूमिका होगा। अब देखो हम लोग आगे समझेंगे, वाकई में आग लगा देंगे एग्जाम में। तो आ जाओ अब हम लोग आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है बाबू। ये क्वेश्चन है और आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। हम 2 मिनट वेट करते हैं, क्या करते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। आपका कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। ए में है कृषि, बी में है उद्योग, सी में है सेवा और डी में है सभी। आप भी अगर मेरी बात को ध्यान से समझे हैं तो आप इस सवाल को चुटकियों में हल करके ले जाएंगे, और एग्जामिनर में अगर एग्जामिनर ऐसा सवाल दिया तो आप उसे धड़ल्ले से उड़ा देंगे जी। तो आइए क्या बोला है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हमने बोले थे कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, सभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसका और भी एग्जाम्पल दिए थे, तो इसका और भी एग्जाम्पल क्या था बाबू, एग्जाम्पल था पशुपालन। क्या था, पशुपालन था, मत्स्य पालन था, क्या था, मत्स्य पालन था, खनन था, क्या था, खनन था, मतलब खनिज था, ईटीसी सब एग्जाम्पल भी दिए थे। सेवा क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा गया, तो सेवा क्षेत्र को आप लोग जानते हैं कि इसे तृतीयक क्षेत्र कहा गया। कौन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा गया। और उद्योग क्षेत्र को कौन क्षेत्र कहा गया, तो उद्योग क्षेत्र को आप जानते हैं कि इसे द्वितीयक क्षेत्र कहा गया। कौन क्षेत्र बाबू, द्वितीयक क्षेत्र कहा गया। कौन क्षेत्र बाबू, द्वितीयक क्षेत्र कहा गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सवाल किस फॉर्मेट में आता वो भी आपको समझ में आ गया, किस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल आएंगे वो भी आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे हम लोग समझते हैं उपनिवेश क्या है और सतत विकास क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आपके एग्जाम में निर्णायक भूमिका निभाएगा वाकई में। तो कह रहा है क्या उपनिवेश, कहता है किसी भी मजबूत देश द्वारा
किसी भी मजबूत देश द्वारा कमजोर देश पर शासन करके उसको वस्तुओं को अपने हित के लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। एग्जाम्पल दें, जैसे मान लीजिए गांव में 2-3 लोग हैं, मतलब गांव में बहुत सारे परिवार होते हैं। देखना गांव में कि जो कमजोर है ना, जो कमजोर गांव में लोग होंगे और जो बरियार लोग होंगे, मतलब धन उनसे संपन्न होंगे, और जो लोग कमजोर होंगे मतलब आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, या तो फिर बेरोजगार होंगे, या तो फिर वो कोई काम नहीं करते होंगे, मतलब किसी भी प्रकार से क्या होंगे? कमजोर होंगे, बल में भी कमजोर होंगे। तो उसको क्या करेगा ना, बरियार लोग उसके वस्तु को क्या करेगा? प्रयोग करेगा और उस वस्तु पर अपना हक जताएगा। कहीं पर अभी चल रहा है धान के सीजन, तो कमजोर के खलिहान में धान रख देगा, तो कहीं पर उसके वस्तु को उपयोग कर लेगा, जबरदस्ती उसको मार भी देगा एक लपड़, तो बेचारा कमजोर लोग सह भी लेगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है, किसी मजबूत देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके वस्तुओं को प्रयोग किया जाना ही उपनिवेश कहलाता है। जैसे मान लो अगर हमारा ये भारत देश है, अगर भारत देश है और ये हमारा कौन देश है? भारत देश है, और इस पर अभी हम बताए थे इंग्लैंड जो था उस वक्त 1947 से पहले हम लोग बात करते हैं, तो उस वक्त हम लोग अंग्रेज के क्या थे? गुलाम थे। तो इसका मतलब हो गया कि अंग्रेज जो था भारत देश से क्या था? मजबूत था, इसीलिए आकर हमारे देश पर क्या किया? कब्जा किया, और कब्जा करके हमारे वस्तुओं को क्या किया? प्रयोग किया, शोषण किया, दोहन किया। तो हम यही कह सकते हैं, किसी भी मजबूत देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके वस्तुओं को अपने हित के लिए प्रयोग करना ही अपने हित के लिए प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। समझ गया? तो किसी भी मजबूत देश द्वारा कमजोर देश पर उसके वस्तुओं को अपने हित के लिए प्रयोग करना ही उपनिवेश कहलाता है। जैसे अभी एग्जाम्पल दे दिए, अंग्रेज पहले बरियार था 1947 से पहले, उन्होंने आया भारत देश पर कब्जा किया और इसके जितने भी सारे वस्तुएं थे उन्होंने अपने क्या किया? दोहन किया, अपने उपयोग किया। कोहिनूर के हीरा देखे होंगे, कोहिनूर के हीरा जो है अभी किसके पास है? अंग्रेज के पास है, और था किसके पास? भारत के पास। ले चल गए अंग्रेज लोग, ले चल गया ना। तो ये क्या था? मजबूत था उस वक्त, हमारे उतना संपन्न नहीं भारत देश था। तो ये हो गया आपका उपनिवेश। अब है सतत विकास। मान ले सतत विकास, संसाधनों को वर्तमान समय में प्रयोग करते हुए, किस समय में? वर्तमान समय में प्रयोग करते हुए भविष्य के लिए बचा कर रखा जाना ही सतत विकास कहलाता है। अब बोलेंगे कई क्या इससे वर्तमान समय? अगर मान लो अभी आप क्लास 10th में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, धीरे धीरे आप क्लास 12 में जाएंगे, फिर क्लास 12 पास हो जाएंगे, अगर किस्मत बढ़िया हुआ, मेहनत किए, आपका जॉब उब लग जाएगा, आप फिर आपकी माता पिताजी विवाह कर देंगे, और विवाह कर देंगे तो आप क्या गाड़ी उड़ी ले ही लेंगे, बंगला उंगला बना ही लेंगे। और उसके बाद क्या होगा? आप ब्याह करने के बाद आपका डिफिनेंट है कि सभी के बाल बच्चा होता है, आपके भी बाल बच्चा होंगे, और आप क्या कर रहे हैं? संसाधन को रगड़ के, गाड़ी लिए लगड़ के एकदम, कहीं पर छोटा सा 1 किलोमीटर भी जाना है तो 4 व्हीलर से जा रहे हैं, कहीं पर अगर दूर भी जाना है तो 4 व्हीलर से जा रहे हैं। परिवहन का इतना उपयोग कर रहे हैं, और कि उसमें पेट्रोलियम इतना उपयोग हो रहा है, गैस इतना मात्रा में उपयोग हो रहा है, जो आपके बाल बच्चे फिर ऐसा संकट आएगा कि उस समय बचेगा नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। मतलब अब यहाँ पर ये याद रखना कि हम जो संसाधन का उपयोग कर रहे हैं उसको हम वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भविष्य के लिए भी बचा कर रखना, अपने बाल बच्चे के लिए भी बचा कर रखना ही हमारा क्या कहलाएगा? सतत विकास कहलाएगा। जैसे में कोयला वर्तमान समय में हो सकता है आने वाले समय में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम वर्तमान समय में उपयोग करते हुए भी भविष्य के लिए बचा कर रखेंगे, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? सतत विकास। जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या हो गया? ETC, ये सब हमारा क्या हो गया बाबू? तो ये हमारा सतत विकास हो गया। उपनिवेश समझ में आ गया, सतत विकास समझ में अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार हमारे लिए क्या करेंगे? हमारे लिए क्या करेंगे? एक कमेंट में बढ़िया सा दिल बनाकर इमोज भेज देंगे। क्या भेज देंगे बाबू? बढ़िया सा दिल बनाकर इमेज भेज देंगे। चलिए, क्या भेज देंगे? इमेज भेज देंगे। चलिए आ जाएंगे आगे, हम लोग चलते हैं।
अब हमारा क्या कहता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। वहां पर हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, 3 संरचना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड सेक्टर। अब है अर्थव्यवस्था के प्रकार। पहला है प्रकार बाबू आपका जो है ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तीनों को समझेंगे, एग्जाम में यहां से भी सवाल बनता है। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है समझना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जहां पर क्या हो, केवल एक व्यक्ति का शासन हो। क्या हो, केवल एक व्यक्ति का शासन हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या, एक व्यक्ति का शासन हो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में किसी एक व्यक्ति का मतलब वहां पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी निजी व्यक्ति का, किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, अमेरिका। क्या बाबू, अमेरिका जो है एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका जो कैसा अर्थव्यवस्था है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उस संसाधन पर किसका अधिकार हो, तो उस साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी में मतलब वहां पर क्या होगा, किसी एक व्यक्ति का शासन हो। वहां पर भी क्या होगा, किसी एक उत्पादन के साधन पर क्या है, सरकार का केवल अधिकार हो, तो उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहते, क्या कहते, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते। किसी केवल क्या हो, सरकार का अधिकार हो, तो किसी सरकार का अधिकार हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल में चीन। क्या बाबू, एग्जाम्पल में चीन, एग्जाम्पल में क्यूबा, यहाँ पर केवल सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर वहां पर साधन पर अधिकार करते हैं, उस अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे में भारत, तो यहाँ पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, दोनों का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, तो उसे हम लोग कहते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल में भारत एक ऐसा देश है जहां पर दोनों का अधिकार होता है, मिश्रितवादी भी और सरकार भी और निजी भी। तो अब देखिए क्या कह रहा है, हम लोग इसमें समझ लेते। देखो क्या कहा, जहां उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में अमेरिका हो गया, जैसे में जापान हो गया, जैसे में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये समझ में आ गया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जहां निजी व्यक्ति का अधिकार होता उसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर सरकार का अधिकार होता है उसे क्या कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल में चीन और क्यूबा, ETC। अगला एक ठो था मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, जहां उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति एवं सरकार दोनों का समान अधिकार होता है तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में भारत एक ऐसा देश है जहां पर निजी व्यक्ति और साथ साथ उसमें सरकार दोनों का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए योजना के तहत कार्य किया जाता है या उसे आर्थिक नियोजन कहलाता है। योजना के तहत, जैसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आप पढ़ रहे हैं और आपने आज शेड्यूल बनाया, आप पढ़ रहे हैं और आपने आज शेड्यूल बनाया कि आज हम इस योजना के तहत, मतलब इस शेड्यूल के तहत 1 घंटे सुबह 6 बजे उठेंगे और उसके बाद हम लोग 7 बजे कोचिंग जाएंगे, कोचिंग जाने के बाद 9 बजे आएंगे, खाना बनाएंगे, खाना बनाने के बाद उसके बाद हम लोग 10 बजे खेलेंगे कूदेंगे। मतलब आपने एक शेड्यूल बनाया उस तरह से और आप पढ़ाई करें। तो उसी तरह से क्या होता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर विकास करना है तो उसको शेड्यूल बनाना पड़ता है, एक दायरा तैयार करना पड़ता है और उसके तहत क्या करना पड़ता है,
उसको विकास करना पड़ता है। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे गरीबी है, उसको देख करके कहाँ पर गरीबी है, किस राज्य में गरीबी है, उसको देख कर विकास किया जाएगा। बेरोजगार कहाँ पर है, किसको रोजगार देना है, उस तरह से सरकार अपने क्या बनाएंगे, योजना बनाएंगे, और उस तरह से अगर कार्य करेंगे तो उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहेंगे। लेकिन आप लोग बनाते हैं जो टाइम टेबल, वो कभी भी फॉलो नहीं करते। 6 बजे उठने के रिंगटोन लगाए और उठते हैं आप लोग 10 बजे उठते हैं ना। अरे बोलो ना हाँ जी। तो हाँ, तो देखो, तो यही हम लोग बात समझ गए। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के योजना के कार्य किया जाना है आर्थिक नियोजन कहलाता है। जैसे देश में गरीबी कम करना, कहाँ पर गरीबी कम किया जाएगा, ये सरकार के पास अधिकार है। बेरोजगार को रोजगार देना, ये भी उसके पास अधिकार है। और शिक्षा पर भी ध्यान देना, ये भी सब सरकार ध्यान में रखकर योजना के तहत कार्य करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक नियोजन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप आगे मेरा है योजना आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि योजना आयोग क्या है। देखो, योजना आयोग का गठन होता है 18 मार्च 1950 ईस्वी को गठन होता है, और यह हर 5 वर्षों में निर्माण किया जाता है, और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना। क्या कहते हैं यहाँ पर, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है। पंचवर्षीय योजना 18 मार्च 1950 को गठन किया जाता है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है बाबू, तो इसका अध्यक्ष होता है जो आपका प्रधानमंत्री होता है। तो पहले तो योजना आयोग था, अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। अब नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और उसके भी अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है। तो योजना पंचवर्षीय योजना, और पहली बार पंचवर्षीय योजना चला था 1 अप्रैल 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चला था। कब चला था, 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चला था। फिर सेकेंड पंचवर्षीय योजना आता है। सेकेंड पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक चला था। कब चला था, 1961 तक ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चलता है। फिर थर्ड पंचवर्षीय योजना आता है। थर्ड पंचवर्षीय योजना कब आता है, तो थर्ड आपका आ जाता है 1961 से लेकर 1966 तक ये थर्ड पंचवर्षीय योजना चलता है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि पंचवर्षीय योजना का गठन 1950 ईस्वी को होता है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह 5 वर्ष में ये पंचवर्षीय योजना लागू लाया जाता है। पंचवर्षीय योजना अब तक के 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुके हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चला था, और इसमें कृषि पर अधिक बल दिया गया था। कृषि पर अधिक बल दिया गया था। दूसरा में उद्योग पर बल दिया गया था। दूसरा में किस पर, उद्योग पर बल दिया गया था। तीसरा में किसी पर बल नहीं दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर भारत और चीन के साथ युद्ध हो गया था। भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध हो गया था। इसके कारण यहाँ पर हमारे देश के कंडीशन बहुत ही क्या था, खराब था, युद्ध हो गया था। तो ये भी पॉइंट इतना याद रखेंगे। तो समझ में आ गया पंचवर्षीय योजना क्या है। अब देखो अगला जो आता है मेरा, राष्ट्रीय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी इसको बोलते, क्या बोलते हैं, एनडीसी। इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी का इसका गठन हुआ था और किया गया था। और इसका गठन इसलिए किया गया था कि जो आर्थिक नियोजन है, जो देश का जैसे विकास करना है, अभी आर्थिक नियोजन पीछे पड़ा है, आर्थिक जो नियोजन है और योजना आयोग के बीच जो तालमेल का वातावरण बना रहे, इसके लिए यह गठन किया गया था। मतलब आर्थिक नियोजन और योजना आयोग दोनों के बीच, आर्थिक नियोजन और योजना आयोग, दोनों चीज पढ़ा चुके हैं। योजना आयोग के बीच, दोनों के बीच क्या बना रहे, तालमेल बना रहे, उसके लिए यह क्या किया गया था, गठन किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको एनडीसी शॉर्ट फॉर्म में बोलते। इसके अध्यक्ष अलग अलग राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री होते। जैसे बिहार राज्य का मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार है, तो उसके नीतीश कुमार ही क्या होंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होंगे। हरियाणा के अलग होगा, आंध्र प्रदेश के अलग होगा, उड़ीसा के अलग होगा, उत्तर प्रदेश के अलग होगा। मतलब अलग अलग राज्यों के अलग अलग अध्यक्ष होते हैं एनडीसी के। ठीक, ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में नहीं आता लेकिन याद रखें। अब देखो यहां से आप सवाल बनेगा। कितने मिनट हुआ, चलिए अब देखिए
अब जो यहाँ से हम सवाल जो बताने वाले हैं, यहाँ से गांठ बांध लीजिएगा, मेरा बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से 100% गारंटी देते हैं कि 2 नंबर का सवाल एक तो फिक्स रहेगा। वस्तु विनिमय प्रणाली रहे, चाहे मौद्रिक प्रणाली रहे, चाहे एटीएम रहे, चाहे कोर बैंकिंग प्रणाली रहे, चाहे डेबिट कार्ड रहे, चाहे आधार कार्ड रहे, चाहे जो भी कार्ड रहे, सबको हम यहाँ पर नस्ते नाबूद करने वाले हैं और पेपर के खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। तो आइए, क्या है, कहता है पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या है बाबू? पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु से वस्तु को लेन देन किया जाना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। पहले हमारे जमाने में क्या था, पैसा नहीं था, तो क्या करते थे, किसी के पास अगर कोई वस्तु है, चावल है, तो उसको दूसरे उसके गेहूं देकर बदल कर अदल बदल कर वस्तु से वस्तु को ही लेन देन कर देते थे, तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा था। क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय, मतलब वस्तु से वस्तु को लेन देन किया जाना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। याद कैसे करना है? मान लो ये आपकी एक रसगुल्ली है, क्या है, रसगुल्ली है, और आप यहाँ पर, ये आपका रसगुल्ली हो गई आपकी, और ये आप हो गए रसगुल्ला, रसगुल्ला हो गए। और आपके पास जो है, रसगुल्ला के पास जो है, मान लो आपके पास क्या है बाबू, गेहूं है, आपके पास गेहूं है, और ये रसगुल्ली के पास क्या है, चावल है। क्या है? चावल है। अब दोनों आंख से आंख मिलाकर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, आंख से आंख मिलाकर क्या करें, देख रहे हैं। लेकिन और आपको जरूरत है चावल की, और रसगुल्ली की जरूरत है क्या, गेहूं की। अब दोनों चाहिए तो कैसे चाहिए? दोनों आंख मिलाकर देख रहे हैं, हाथ में थैला टांगे हुए हैं, एक में चावल और वो आप गेहूं, और दोनों टक देख रहे हैं। और आप जानते हैं कि उसके पास चावल है, कि हम उसे क्या बोले ताकि हम उसको बदल लें। तो किसी तरह से हिम्मत जुटाएं, हिम्मत जुटा कर एक एक पैर बढ़ाएं, और आपका दिल के धड़कन वो भी तेज, हार्ट बीट एकदम 72 से ज़्यादा। कैसे बोले कि हमें चावल की ज़रूरत है? तो लाज शर्म धो धाकर आपने किसी तरह से उसको बोल दिया कि रसगुल्ली हमें चावल चाहिए, और वो भी फिर बोलती है क्या बात है, हमें गेहूं चाहिए। तो ठीक है, तो दोनों फिर क्या कर लेता है, इसको गेहूं आप दे देते हैं इसको, और चावल फिर आपको ये दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, यहाँ पर क्या हो गया, आप वस्तु से वस्तु को अदल बदल दिए, वस्तु से वस्तु को अदल बदल दिए, अदल बदल दिए। और अदल बदल को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु से वस्तु को लेन देन किया जाना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में खाली है, आप किसी भी प्रकार के कोई भी कमेंट लिख सकते। अगर समझ में आ गया है तो मेरे लिए तो एक दिल बनता है, और लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चे। तो जल्दी से रसगुल्ला लाइक कर देंगे, और जल्दी से रसगुल्ली भी लाइक कर देंगे, और शेयर जरूर करेंगे। अब आता है मौद्रिक प्रणाली। मुद्रा के माध्यम से वस्तु को खरीदा या बेचा जाना ही मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। अब फिर क्या हुआ, मुद्रा के आ गया, धीरे धीरे विकास हुआ तो मुद्रा आ गया। तो अब किसी के पास, इसके पास मान लो मुद्रा है, और आप बेच रहे हैं यहाँ पर रसगुल्ला, और आई इधर से रसगुल्ली आई मुद्रा लेकर, बोला कि रसगुल्ला हमें चाहिए, क्या रसगुल्ला से रसगुल्ला बोलता है कि क्या चाहिए, हमें चाहिए रसगुल्ला। तो कहते हैं रसगुल्ला, मेरा नाम तो रसगुल्ला है, हम कैसे दे रसगुल्ला, हम नहीं बेच सकते। अरे वो रसगुल्ला नहीं, खाने वाला रसगुल्ला चाहिए। तो बोलता है ठीक है ठीक है। तो मुद्रा के माध्यम से रसगुल्ला खरीद लिया, तो मतलब मुद्रा के माध्यम से वस्तु को खरीदा या बेचा जाना ही क्या कहलाएगा, मौद्रिक प्रणाली। क्योंकि रसगुल्ला ये क्या था, वस्तु था, रसगुल्ला क्या था, वस्तु था। अब है कोर बैंकिंग प्रणाली। कहता है एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में वैसे पैसा भेजा जाना कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भेज दिया जाना है क्या कहलाता है, कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। जैसे मेरे खाते में कुछ पैसे हैं और हम किसी दूसरे के खाते में पैसे भेजेंगे तो वही कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाएगा। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया। लगा लीजिए VVI, कहीं ना कहीं यहाँ से सवाल आपको 100% मिलेगा कि कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, मौद्रिक प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। अब आगे समझते हैं। आगे है डेबिट कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बैंक द्वारा जारी किया गया, यहाँ पर कीजिएगा, जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें रकम निहित होता है। रकम मतलब क्या बबुआ, पैसा,
रकम मतलब क्या, पैसा निहित होते हैं और निहित रकम का प्रयोग करने के बाद कार्ड की मान्यता समाप्त हो जाता है तो उसे डेबिट कार्ड कहते हैं। मतलब एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपने रकम को जमा करके रखा और उस रकम के प्रयोग कर लिए, कार्ड से के माध्यम से उस रकम का प्रयोग कर लिए, तो वही आपका क्या कहलाया गया, डेबिट कार्ड कहलाया। उस कार्ड का फिर मान्यता खत्म हो जाता है। क्रेडिट कार्ड, सभी नाम सुने होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी के तो बना भी होगा। कहता बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड जिसमें इच्छा अनुसार पैसा को जमा कर सकते हैं और वस्तु को खरीद सकते हैं, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। मतलब इसमें इच्छा अनुसार आप पैसा जमा करेंगे, इच्छा अनुसार क्या करेंगे, अनुसार पैसा जमा करेंगे और उसके बाद जमा करने के बाद किसी भी वस्तु को आप खरीद सकते हैं, तो वही क्या कहलाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एटीएम। इसको हम लोग पहले पढ़ने से पहले कुछ एक लाइन है, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा। एक शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको हम पढ़ा ही दे देंगे। देखो ऐसे तो पढ़ाने के मूड में तो है ही है, तो आपको पढ़ा ही देंगे। देखो एक प्यारी लाइन सी है, और मोहब्बत मोहब्बत बहुत करते रहते हो, तो सुनो जरी मोहब्बत के बारे में। कभी तो की होगी मोहब्बत सूर्य ने चांद से, कभी तो की होगी मोहब्बत सूर्य ने चांद से, तभी तो आज चांद में दाग है, तभी तो आज चांद में दाग है। और कभी तो मोहब्बत बेवफा, कभी तो बेवफा चांद ने की होगी सूर्य से, तभी तो आज सूर्य में आग है, तभी तो आज सूर्य में आग है। आज इतना सूर्य में आग कारण क्या है, कभी तो बेवफा की होगी चांद ने, तभी तो आज इतना उसमें आ गए। तो मोहब्बत मोहब्बत करते रहते हो, प्यार प्यार करते रहते, अरे प्यार में क्या धरा हुआ है, आकर एक बार देखो इस महफिल के संघर्ष में, उसके बाद आपको प्यार मोहब्बत इश्क क्या ही अलग चीज की नजर आएगा। तो एक बार संघर्ष करना सीख जाओ, आपको प्यार और ये इश्क और मोहब्बत जो कर रहे हो ना, सब खत्म हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग समझते हैं एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड क्या है? देखो एटीएम जो होता है ये भी बैंक जारी करते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं एटीएम कार्ड। जैसे आपने गए, आप एक एग्जांपल देते हैं, ध्यान से समझना। कहता है बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिसमें सूक्ष्म अंक निहित होते हैं और उसी अंक को 24 घंटा किसी भी समय पैसा को निकाल सकते हैं, उसे एटीएम करते हैं। जैसे 24x7 कहते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटीएम क्या है? ऑटोमेटेड। यह स्वचालित नगद वितरण है, मतलब तुरंत ही पैसा दे देगा। खोज करता है इसके कौन थे? जॉन शेफर्ड वितरण, जॉन शेफर्ड वितरण। और 1967 में सबसे पहली बार इंग्लैंड ने इसको इस्तेमाल किया था। 1967 ईस्वी में सबसे पहले इसको इंग्लैंड ने क्या किया था? इस्तेमाल किया था। तो एटीएम जो है एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड है जो बैंक जारी करता है। उसमें हम पैसा को किसी भी समय 24 घंटा कहीं पर से निकाल सकते हैं और उस पैसा को हम प्रयोग कर सकते हैं। वही क्या कहलाएगा? एटीएम कार्ड। तो एटीएम कार्ड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और इसको खोजने वाले जॉन शेफर्ड थे। समझ में आया? तो आइए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा बैंकिंग प्रणाली। बैंक द्वारा जारी किया गया चेक और चेक के माध्यम से वस्तु को खरीदा जाता है, बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। चेक के माध्यम से कोई देखता है चेक उकाता है, उसमें कुछ अंक रहता है कि इतना चेक भंजाया जाता है चेक, तो वो बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये याद रखना, बैंकिंग प्रणाली। ठीक। अब है राष्ट्रीय आय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में, मान लो एक वर्ष में इन्होंने वस्तु का उत्पादन किया, एक वर्ष में कितना वस्तु का उत्पादन किया? एक वर्ष में 1000 वस्तुओं का उत्पादन किया, तो उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और प्रति व्यक्ति आय मतलब राष्ट्रीय है, जो राष्ट्रीय आय है, ये मान लो राष्ट्रीय क्या है? इन्होंने वस्तु को इतना उत्पादन किया, तो ये आपका हो गया क्या बाबू? राष्ट्रीय आय हो गया। तो राष्ट्रीय आय क्या हो गया? तो राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल के प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय मान लो 1000 है, और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या, मान लो राष्ट्रीय आय जितना है उसमें जितना उस शहर में, गाँव में
देश में जो लोग रह रहे हैं उससे जनसंख्या में भाग दिया जाता है। तो मान लो राष्ट्रीय आय 1000 है, राष्ट्रीय आय 1000 है और कुल जनसंख्या 10 है, और जो जो कट कर बच जाएगा भागफल, वही हमारा क्या कहलाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 100 बच जाएगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। मतलब प्रति व्यक्ति 100 रुपया पड़ेगा। कितना रुपया, 100 रुपया। यहाँ पर दिया गया प्रति व्यक्ति आय के फॉर्मूला, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, 100 में से काट दो, 0 से 0 खत्म, तो ये 100 रुपया जो आपका निकल के आ जाएगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। दोनों याद रखना, किसी भी देश द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं, और राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गई है, मोटिवेशन लाइन दिए हैं और आप सारे को शायरी भी सुनाए हैं। अब यहाँ पर है HDI। देखो, इसे हम लोग मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसका फुल फॉर्म हो गया HDI का, मानव विकास सूचकांक कार्यक्रम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है, यह सूचकांक राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पर लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। HDI के 3 सूचक है, जीवन आशा, शिक्षा प्रणाली कीजिएगा, शिक्षा प्रणाली और जीवन स्तर। ये क्या है, इनके 3 जीवन स्तर है। देखो कौन कौन हो गए बाबू, तो इनके 3 जीवन स्तर यहाँ पर समझना है। इनके 3 जीवन स्तर कौन कौन है, तो ये हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 जीवन स्तर। देखो 3 जीवन स्तर कौन कौन है, यहां पर हम लोग समझते हैं। यहां पर हम लोग तीन जीवन स्तर कौन कौन है, देखो एक है पहला हमारा बाबू, एक है हमारा पहला जीवन स्तर जीवन आशा। कौन आशा, जीवन आशा जो है पहला, ये हो गया स्तर। दूसरा है शिक्षा प्रणाली, और तीसरा है जीवन स्तर, ये जो सर्कल देख रहे हैं यही आपका क्या है, HDI के सूचक। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जारी करता है। इसके 3 जीवन स्तर, शिक्षा प्रणाली और जीवन आशा, इनके क्या है, UNDP। इनका स्थापना कौन किया था, तो महबूब उल हक, जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और एक अमृत सेन, जो भारतीय अमर्त्य सेन, ये 2 जो थे मिलकर इन्होंने HDI को पहले स्थापना किए थे। महबूब उल हक जो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और ये कौन थे, भारतीय अमृत सेन, ये भारतीय अर्थशास्त्री थे। कैसे थे, भारतीय थे। तो ये भी याद रखना। तो UNDP हो गया, HDI हो गया, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पढ़ लिए। अगला है बिहार की विकास की स्थिति। बस अब 2 टॉपिक और बचा है, ये दोनों टॉपिक को हम लोग समझ जाते हैं कि बिहार की विकास की स्थिति क्या है, बिहार का विकास कैसे हो रहा है। देखो कहता है बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, वही बिहार जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति मतलब यहाँ जैसे आप लोग सुने होंगे नालंदा विश्वविद्यालय, इसे इसलिए विश्वविद्यालय नाम रखा गया था क्योंकि यहाँ पर विश्व के लोग आकर रहे थे, विश्व के लोग आकर यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति करते थे, और इसलिए ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर शिक्षा की गढ़ माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय को। कहता है महावीर की शांति का उपदेश यहीं पर दिया गया थे, बिहार में ही। कहता है यहीं बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, जो कि भारत में प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म पटना में हुआ था बाबू, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़े थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने संविधान निर्माण में कई भूमिका भी निभाए थे।
कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी, गुरु गोविंद सिंह, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के नाम सुने हुए होंगे, 1857 की क्रांति के महान क्रांतिकारी के नेता हमारे वीर कुंवर सिंह लड़े थे। यहाँ बिहार किया चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक बहुत बड़ा सम्राट बिहार के, ये सब सभी कहाँ के बिहार में आए थे, बिहार में को गौरवशाली बनाए थे। तो ये बिहार के विकास की स्थिति कुछ है। और यहाँ बिहार राज्य पर शासन भी हुआ था। क्या हुआ था? शासन भी लोग आकर किए थे, अंग्रेजों लोगों ने भी शासन किया था। तो अब एक व्यक्ति का और नाम याद रखना, यहाँ पर एक व्यक्ति का और नाम रखना जो बिहार के राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाने वाले रामधारी सिंह दिनकर जो थे, रामधारी सिंह दिनकर, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, रामधारी सिंह दिनकर, वो भी हमारे बिहार के थे। रामधारी सिंह दिनकर, उनको राष्ट्रकवि के नाम से जाने जाते हैं और ये भी हमारे बिहार के थे। एक जो डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जो थे, इन्होंने संपूर्ण क्रांति के नेता किए थे, इन्हें लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने छात्र आंदोलन भी किया थे और बिहार के रहने वाले ये लोग थे। तो इन्होंने बिहार के लिए बहुत चीज़ें की। और बिहार के अभी हम पहले में भी पढ़ाए थे, अगर आपको याद है किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम पीछे बता चुके हैं। तो ये था बिहार की स्थिति, देख लीजिएगा आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगा। अब आ जाओ बिहार के पिछड़ेपन का कारण, बस यहाँ तक ये टॉपिक याद रख लीजिएगा, बिहार का पिछड़ेपन का कारण क्या है। 5 कारण बताएंगे, याद रखना। पहले, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है। तो बिहार में तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पर और ही बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगा, क्षेत्र कम है, स्थान कम है, लोग निवास करेंगे, लोग आपस में ही झगड़ेंगे, अपने भाई में ही लड़ेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारा बिहार के विकास कम होगा। तो बिहार के पिछड़ेपन का ये भी एक कारण है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना मतलब ये हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे परिवहन हो गया। अब देख लो, तुम बता दो कि ये बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जहां पर हवाई अड्डा नहीं है? हवाई अड्डा है ही नहीं है बिहार का। ऐसे बता दो, पटना जिला छोड़कर, पटना में एक छोटा सा हवाई अड्डा मिलेगा बस, वो भी बड़ा एरोप्लेन उतारेंगे नहीं उतरेगा। तो ये आधारिक संरचना का अभाव है। और यहाँ बिहार की अगर रेलवे लाइन की बात किया जाए तो रेलवे लाइन इतना घटिया है कि जहाँ पर ट्रेन पहुँचाने के 5 घंटा में, वहाँ पर पहुँचाता है 12 घंटा में। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, हमारी कमी है। साथ साथ में यहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियाँ नहीं, कार देखते, रॉयल्स रॉयल के नाम सुने होंगे, ये सब बड़े बड़े कार जो है यहाँ पर बिहार में नहीं मिलेगा। तो छोटा मोटा मिल जाएगा, बाइक वाइक मिल जाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अभाव है। कृषि पर निर्भरता, बिहार के हम लोग बताते हैं कि बिहार में 1/4 जो है ये कृषि पर लगे हुए हैं, जबकि बिहार जो है 1/4 लोग क्या है, कृषि पर लगे हुए। इसलिए बिहार में देखना कि अधिक बेरोजगारी और कृषि में अधिक लोग काम करते हैं। तीसरा है बाढ़ एवं सूखा के से क्षति। बिहार में हर साल हम देते हैं, गारंटी देते हैं, कोई भी नेता बन जाए, बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या कोई भी हल नहीं कर सकता है। कोई ऐसा अभी तक नेता नहीं आया जो बिहार और बाढ़ के सुखाड़, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है कि बिहार में बाढ़ आएगा, हम जाएंगे, उसको बिस्कुट दे देंगे, उसको चावल दे देंगे, 5 केजी अनाज, 5 केजी भात दे देंगे, यही सब समस्या चलाकर बिहार को खुश कर देता और जाकर वोट दे देता, फिर से वही जीत जाते। तो ये सब समस्याएं बने हुए हैं। तो बिहार एवं बाढ़ की सुखाड़ की क्षति हो जाता है। अत्यधिक मात्रा में गरीबी है। बिहार में कौन ऐसा स्थान जो नहीं है जहाँ पर गरीबी नहीं है? बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी की समस्या भी यहाँ पर है। और औद्योगिकरण की वजह, बताओ बिहार में एक आधी उद्योग है, चीनी उद्योग नहीं है ना, तो हमारे बिहार में क्या कहता है स्टील उद्योग नहीं है ना, तो हमारे लौह उद्योग है ना, तो खनिज उद्योग है। हम बिहार में कपड़ा उद्योग, आपको बिहार में एक उद्योग नहीं मिलेगा। ये बिहार के क्या है बाबू, पिछड़ेपन का कारण है। तो पहला हमने बोला तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, दूसरा आधारिक संरचना का अभाव, तीसरा कृषि पर निर्भरता, चौथा बाढ़ एवं सूखा की क्षति, अत्यधिक मात्रा में गरीबी, और छठा हमने बोला औद्योगिक पिछड़ापन। आपको 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट को बढ़िया से एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सजा कर लिखेंगे, नंबर आपको एग्जामिनर 100% है देगा। अब आता है बिहार के पिछड़ेपन दूर करने का उपाय। बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का उपाय। अब
इसको भी तो दूर किया जाए। तो पहले हमने यही बताएंगे बिहार में पिछड़ेपन दूर करने का उपाय निम्नलिखित है। तो क्या कह सकते हैं, तो पहले जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। जैसे आप शादी किए तो आप अपने बाल बच्चे को जब जन्म दे तो 1-200 जिसमें आप अफोर्ड कर पाएँ कि हम इसको पढ़ा लिखा कर एक बढ़िया लेवल तक पहुँचा सकते हैं, तो आप 1 ही 2 बच्चे को जन्म दे ताकि वो बिहार की जनसंख्या पर क्या हो, नियंत्रण हो। तो ये हो गया जनसंख्या पर नियंत्रण। दूसरा कि कृषि का तेजी से विकास किया जाए। कृषि में ऐसा ऐसा चीज लाया जाए, ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लाया जाए जो जिससे हमारे कृषि में विकास हो। अच्छे अच्छे बीज दिया जाए, अच्छे अच्छे उर्वरक दिया जाए, अच्छे अच्छे हाई क्वालिटी के बीज दिया जाए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कृषि में अधिक विकास कर सकते हैं। अगला है बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए। बाढ़ पर नियंत्रण किया जाए, ऐसा नेता को बनाया जाए जो बिहार में बाढ़ के नियंत्रण की क्रिया कर सके। अगला आधारिक संरचना का विकास किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे लाइन, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल बनाया जाए हमारे बिहार में, ताकि बिहार का क्या हो जाए, विकास हो जाए। अगला गरीबी से दूर किया जाए। बिहार के लोगों को रोजगार दिया जाए ताकि हमारे बिहार के लोग जो हैं वो बाहर ना जाए कमाने के लिए, और बाहर देखता है, बाहर जाता है कमाने के लिए, सब गाली देकर बुलाते कि बिहारी है। सुना होगा, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, वहाँ पर क्या बिहारी लोग भी बोलते हैं बिहारी, पहले गाली, बिहारी लोग है गाली। तो ये हो गया कि बिहार में रोजगार दिया जाए, दूर कम किया जाए। उद्योगों का विकास किया जाए, जैसे चीनी उद्योग लगाया जाए, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बड़ी उद्योग लगाया जाए ताकि लोग जो बाहर जाते कमाने के लिए वो हमारे बिहार में रहकर कमा सकते हैं और अपने परिवार के साथ सुख संपत्ति से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लास्ट है गरीबी रेखा। ये याद रखना कि 2400 कैलोरी से कम तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम भोजन मिलना ही गरीबी रेखा कहलाता है। गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन हमने बताया था 1950 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया था। ये भी याद रखेंगे, सारे पॉइंट हमने बता दिया है और जाकर आप लोग बढ़िया तरीके से कॉमेंट जरूर करेंगे। और है पेज एक है नरेगा। कहता ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों में 1 से 100 दिन हो, 1 वर्ष में 100 दिन, मतलब अगर कोई नरेगा है तो इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका फुल फॉर्म हो गया। देखो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया 2005 ईस्वी में। हम आपसे पूछे थे, बताओ, एक सवाल हम दे रहे, योजना आयोग का नाम बदलकर, योजना आयोग का नाम बदलकर, आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब किया गया? बदलकर नीति आयोग कब किया गया? नीति आयोग कब किया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में ये बताना है, क्योंकि हम पीछे बताए थे और यहाँ पर नरेगा का नाम 2005 में किया गया था। और ये मजदूर में एक वर्ष में, मतलब 365 दिन में आपको 100 दिन के लिए क्या देगा? कार्य देगा। 365 डे में आपको 100 दिन के लिए कार्य देगा। 365 दिन में 100 दिन के लिए कार्य देगा। वो क्या है? ये हमारे लाने वाले कौन थे नरेगा? तो ये लाने वाले महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी जो थे नरेगा को लाने वाले थे। महात्मा गांधी से महात्मा गांधी, अब इसका नाम बदल गया, कर दिया गया महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट ऑफ गारंटी एक्ट, मनरेगा कर दिया गया। अभी बोले मनरेगा, MREN, मनरेगा किसके? महात्मा गांधी। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। और स्लाइड अब हमारा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ सीखे? हमने सारे चीज़ों को बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है और बढ़िया तरीके से पहला चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है। तो हमने अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, फिर अर्थव्यवस्था क्या है, इस सारे बातें को हमने कर लिया। फिर ये सब सारे हमने पॉइंट को पढ़ लिए और हमने लास्ट में नरेगा पढ़ लिया। तो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक बेहतरीन तरीके से मेरे क्लास को धैर्यपूर्वक से सुने होंगे और बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है? इन सारे PDF को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लिक करिएगा और वहां से चल जाइएगा और ये PDF आपको वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा आपको नहीं लिया जाएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा PDF। और ये
क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, अगले जो दिन होगा उसमें हम इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करा देंगे, 30-25 ऑब्जेक्टिव होगा और पूरा करा देंगे, जो आपके एग्जाम के लिए और ही खतरनाक हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और कमेंट में कमेंट बॉक्स जरूर करके जाइएगा कि कैसा ये क्लास लगा, ताकि हमें भी फीडबैक मिल सके और आप किस वीडियो अगला क्लास किस वीडियो में चाहते हैं या किस क्लास में चाहते हैं उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और इस भाई और इस खाटू श्याम ऑनलाइन क्लास को, परिवार को जरूर प्यार दीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।